जो शरीयत के साथ मसाइल खड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर खुद मुसलमानों का अपना जो तर्ज अमल है वो आम तौर पे शरीयत के खिलाफ जाता है, अपने जहां वो उन मामलात का ताल्लुक है जिन निकाह तलाक वगैरह से मुताल्लिक, तो उससे भी मसाइल खड़े होते हैं। तो इसलिए इस्लाह माशरा का मामला हो यानी या दारुल क़ज़ा का क़याम हो, ये सब चीज़ों को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने दायरे कार में ले रखा है। और बोर्ड में ये तयशुदा बात है पूरी तरह से मुत्तफ़क़ा तौर पर कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का दायरे कार जो है वो शरीयत से तजावुज़ नहीं करेगा। अलबत्ता बाद मामलात में बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सनल बोर्ड ने दूसरे मामलात में भी इज़हार ख्याल किया है। तो पर्सनल बोर्ड ये चाहता है कि इस तरह के जितने मसाइल हैं जिसका ताल्लुक उनके यानी तालीम से है, उनकी मईशत से है, उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से है, उनके सियासी मसाइल से है, उनके दस्तूरी हुकूक से है, ये सब मुसलमानों के जो दीगर प्लेटफॉर्म हैं या मुसलमानों की जो दीनी और मिली तंजीमें हैं जो ऑलरेडी इन मामलात में बोलती भी रहती हैं, पार्टिसिपेट भी करती हैं, वही लोग इन मामलात को टैकल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क भर की तंजीमों और इदारों का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है। ताहम पर्सनल लॉ के अलावा बतौर मामूलात काम करने के लिए दीगर बहुत सारी तंजीमें हैं जो दीगर मौज़ूआत पर बखूबी काम कर रही हैं। ETV न्यूज, नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम सियासी मशावरती बोर्ड के मुहर्रिक मौलाना सलमान हुसैनी नदवी ने मुसलमानों से मुल्क के बदलते सियासी हालात में सरगर्म किरदार अदा करने की अपील की है। ETV नुमाइंदा अरफान अली से खुसूसी बातचीत करते हुए सलमान हुसैनी नदवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की शक्ल में एक नया मुतबादिल सामने आया है। मुसलमानों को अपने हुकूक और मसाइल पर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। असर मुसलमानों पर भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी का क्रेज मुसलमानों के अंदर नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब, जो एक ऑल इंडिया मुस्लिम सियासी बोर्ड भी बना चुके हैं। उनसे मालूम करते हैं कि किस तरीके की उम्मीदें हैं उन्हें आम आदमी पार्टी से। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका एक बैकग्राउंड है कि एक तहरीक दिल्ली में अन्ना हजारे साहब की तरफ से चलाई गई करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ इस मुल्क में कोई भी तहरीक चलाए तो वो एक अच्छी तहरीक है। हम लोगों ने इस पहलू से उस तहरीक की तायीद की और मैंने मुसलमानों से भी ये कहा था कि तहरीक में शामिल होना चाहिए, उसमें असर उनका होना चाहिए, बल्कि मुसलमानों पर ये ज़्यादा बड़ा फरीज़ा है कि वो करप्शन और फसाद और बिगाड़ के खिलाफ तहरीक चलाएं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा तो वजूद में इसीलिए लाई गई है कि उसका काम ही यही है कि दुनिया में अदल हो, इंसाफ हो, बुराइयां ख़त्म हो, जो गुनाह की बातें हैं, ज़ाती और जुल्म की बातें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और अदल इंसाफ कायम किया जाए। तो अब अगर मुतालबा कोई सी भी तंजीम करती है इसका, तो मुसलमानों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आइंदा का क्या लाए अमल है, चूंकि आम इंतखाबात आने वाले हैं, मुसलमान बहुत बेचैनी के साथ देखा आइंदा का जो लाए अमल है वो ये है कि जो तहरीक दिल्ली में शुरू हुई पूरे मुल्क में होनी चाहिए। मेरा यही कहना था, मैंने खत के जरिए से अरुण केजरीवाल साहब से ये बात कही कि फसाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ तहरीक को पूरे मुल्क में चलना चाहिए, यूपी में चलना चाहिए। आज यूपी झुलस रहा है। आज यूपी में एक साल के अंदर 100 फसाद हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के फसाद ने तो हिंदुस्तान की तकसीम के दौर के मजालिम को याद दिला दिया, बल्कि उससे ज्यादा जुल्म की कहानी सामने आ गई। ऐसी शक्ल में जरूरत है कि इस तहरीक को भी और जो सियासी मुशावरती बोर्ड हम लोगों ने बनाया उसमें जितने लोग भी शामिल हैं वो भी इस तहरीक की मदद करें, और इस तरह नहीं कि हम उनमें शामिल हो जाएं, बल्कि जो मुसलमानों के हुकूक हैं उनको सामने रखते हुए और अपने पैरों पर खड़े। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अम्मी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा
उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। छोड़ो खजांच, पीठ दर्द। नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। वो सुबह, क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी ने हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक दफा 377 में तरमीम करने की तजवीज की पुरजोर मुखालफत की है। जमात के मशरकी यूपी हल्के ने आज लखनऊ में बैन मजहबी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजाहिब के नुमाइंदों ने हम जिन्स परस्ती को फितरत के खिलाफ करार देते हुए इससे दूर रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में सरकारी स्कीमों में अक़लियतों के लिए 20% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके निफाज को लेकर कई शिकायत वसूल हो रही थी। लेकिन कानपुर के महकमे अक़लियती फलाह बहबूद का कहना है कि सरकारी हुक्म के मुताबिक तमाम फलाही स्कीमों में अक़लियती फ़िरक़े के लिए 20% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमे का कहना है कि रिजर्वेशन स्कीम में कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के सरकारी वादे को अभी तक पूरा न किए जाने पर रिहाई मंच ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। रिहाई मंच के कन्वीनर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि खालिद मुजाहिद और दूसरे नौजवानों पर से मुकदमा वापस लेने के मामले में रियासती हुकूमत ने अदालत में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि अगर हुकूमत ज़ाब्ते के तहत मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई करती तो कई बेकसूर नौजवान आज जेल से बाहर होते। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने टीआरएस सदर केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के लीडर साजिद खान ने कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले टीआरएस कायदीन को खुद का मुहासबा करने का मशवरा दिया। कांग्रेस कायदीन ने सवाल किया कि केसीआर ने क्या 2004 आम इंतखाबात में एक भी मुस्लिम कायद को टिकट दिया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूब नगर ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने जानबूझकर अक़लियती कायद को शिकस्त से दोचार करवाया था। फिरका परस्त पार्टी है जो अक़लियतों को और माइनॉरिटीज का कोई फायदा नहीं करा सकती बोल के ये दावा कर रहा हूं मैं, इसलिए कि 2004 और 2009 में किसी भी मुसलमान और किसी माइनॉरिटी को एमएलए टिकट टीआरएस पार्टी नहीं दी। बाई इलेक्शन में एक टिकट दी महबूब नगर में, वो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट है बोल के टीआरएस पार्टी खुद उसको हरा दी। कांग्रेस पार्टी जो 4% रिजर्वेशन दी, ये सहरा इससे पहले इतना मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को कभी फायदा नहीं हुआ था। झारखंड में उर्दू असातिज़ा के एक वफ्द ने वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। वफ्द ने वज़ीर आला से 6ठी जमात से 8वीं जमात के लिए उर्दू असातिज़ा की बहाली का अमल शुरू किए जाने का मुतालबा किया। वफ्द ने इस सिलसिले में एक तहरीरी अर्जदाश्त भी पेश की।
प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ताकि इलेक्शन है लोकसभा, आचार संहिता से पहले किसी भी कीमत पर हम इनकी बहाली चाहते हैं। और उसके लिए जो भी हो, जिस तरह से भी हो, हम तमाम लोग आपसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करेंगे, अगर नहीं होगा तब दूसरे हम रास्ता अख्तियार करेंगे। झारखंड अक़लियती कमीशन के दफ्तर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में अक़लियती तलबा और तलबात के तालीमी मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। इसी के बेसिस पे हम लोग सरकार को बहुत सारी सूचना देने जाते हैं। उसके लिए जो है सो एक क्रिएशन दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा और एक इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी आए दिन तनाज़ों का शिकार हो रही है। अकेडमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, न तो इसका कोई चेयरमैन है और न ही कोई सेक्रेटरी है। जिस अफसर को अकेडमी का आरजी सेक्रेटरी बनाया गया है, उसे अकेडमी की तरफ से तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं। अकेडमी की इसी लावारिस हालत का फायदा उठाकर अकेडमी के अहाते से सीवरेज पाइप डाली जा रही है। मुलाजिमीन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा। बात नई नहीं है, चर्चा नई नहीं होगी, लेकिन इस तरह के सवाल जो हैं अभी से उठना शुरू हो गए हैं कि हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। हालांकि आम इंतखाबात में अभी भी वक्त है। साथ ही आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे मुल्क के सियासतदान, लीडरान सियासत में नए आयाम जो है या नए मयार वो पैदा करेंगे या कुछ नई मिसालें जो है वो आने वाली सियासत के लिए वो कुछ बनाएंगे। इस पर बात करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। आप जो है वो हमेशा ही सियासत के ऊपर भी लिखते रहते हैं और पैनी नजर रखते हैं और आप पार्टी जो है उसके आप लीडर हैं। इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं मिर्जा जावेद अली साहब, आपका ताल्लुक कांग्रेस से है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा अब्दुल रशीद अंसारी साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं आप। और हर बार की तरह ऑडियंस के दरमियान भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान मोहम्मद सगीर नज़्म साहब, आप सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी हम तारुफ जरूर कराएंगे और सबसे पहले आपके पास ही आएंगे क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो दिल्ली में अपनी हुकूमत बना चुकी है। क्या लगता है आपको, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। वक्त है अभी आम इंतखाबात में, लेकिन लोगों के अंदर जो है ये उनके जहनों में ये सवाल जो है अभी से उठना शुरू हो गए हैं कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने जा रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मतलब इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। सुनिए मैं बात पूरी कर लूं। मैं राहुल गांधी साहब को इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी साहब को तो मेरे ख्याल से हमारी पार्टी के जो है कुमार विश्वास ही संभाल लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल पर पहुंचेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट में। दूसरी बात, कुमार विश्वास साहब के बारे में 10 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं, उनको अच्छा खासा मौका मिला है, यंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेच्योरिटी उनके अंदर आनी चाहिए थी। कांग्रेस इतनी पुरानी तारीख है, 1885 से मैदान में है, बड़े बड़े लीडर इसके हुए हैं, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वो मेच्योरिटी, वो रिफ्लेक्शन
जो राहुल जी के अंदर आनी थी। तो मैं समझता हूं अगला जो इलेक्शन है, और आप देखिए अरविंद केजरीवाल को देखिए, बहुत बड़ी खूबी के साथ वो मुकाबला करेंगे मोदी जी का। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है, और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बहुत माजरत के साथ बड़ा मेजर रोल रहेगा, बड़ा मेजर रोल रहेगा, और जून में पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, मोदी या केजरीवाल। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ, क्योंकि फिरोज भाई बहुत बड़े हैं मेरे से और ज्यादा मालूमात भी रखते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि हिंदुस्तान कितना बड़ा जगह है और उसके अंदर कितने दूसरी दुश्वारियां हैं। ये एक छोटा सा दिल्ली था, यहाँ आपने एक एनजीओ के जरिए काम किया, यहाँ आपने वॉलंटियर्स को बुला के पेड करके उनको काम किया और लोगों के बीच में जाके अपनी बातों का हम उसको मानते हैं। और आप मेच्योरिटी का सवाल तो केजरीवाल जी कितने मेच्योर हैं, जो भी कहिए आप, आपने अपनी नौकरियां छोड़ करके आए थे, खुद आपका मसला है, वो खुलकर आया, वो ये आपको जानते हो और हमें भी पता है कि क्या चीज रही है। और जो आप अपनी बात कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस है ना आपके बीच में रहे केजरीवाल जी के बीच में, तो हम मालूम है हमारे को कि आप बीजेपी की भी टीम हो, आप उसका वर्क ही करते हो, वो चीज आपने दिल्ली में भी दिखाई है। आप बीच में नहीं, आप बीच में मतलब आप हमें बीजेपी मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी आपको मिसाल बता, अच्छा ये क्या है, मैं आपको संबंध होने वाली बात है, मैं आपको उसकी मिसाल बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा था कि दिल्ली के अंदर कि है ना बीजेपी के बड़े लीडरों के खिलाफ हमारे को किसी कैंडिडेट को खड़ा करना था, तो कुमार विश्वास जिसको आप कह रहे हैं उसने दिल्ली के अंदर अपना नाम वापस लिया। रशीद साहब, इनको जो है यानी आप पार्टी को, कई बार तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, कई बार लोग कहते हैं कांग्रेस की बी पार्टी है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट जो है उसको करेंगे, इनको बताना होगा। आपको क्या लगता है, हम बात करें कि 2014 के आम इंतखाबात होने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, क्या लगता है आपको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला आपके मुताबिक, जैसे आप पार्टी वाले कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट गोवा के अपने इजलास में ऐलान कर दिया, पब्लिक को बता दिया, और हमने नरेंद्र मोदी जी का इंतखाब करके अवाम को ये भी बता दिया कि हम अगली सरकार देश को जो देने वाले हैं उसका लीडर हमारा ये है। देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो, वो अभी तक ये करेज नहीं पैदा कर पाई कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चाहते हैं कि वो भी अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी टेनिस की टीम जाती है, हम बताते हैं हमारी एक खिलाड़ी हैं। कांग्रेस के अंदर जीतकर एमपीज आएंगे, वो अपने बीच में से अपना नेता चुनेंगे और उसी की पहले नाम बताना पड़ता है ना लोगों को, भाई जिसके ऊपर यकीन करे लोग। लीडरशिप है, राहुल जी फिजल होगी, राहुल जी फिजल लेकर आए हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में या तो अपना खाता नहीं खोलेगी या 4-5 सीटें दे रहे थे, 10 सीटें दे रहे थे। आप देख लीजिए सरकार बना ली, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा। कोई पता नहीं कि आगे जो सरकार बने हिंदुस्तान में, लेकिन ये आम आदमी की सरकार आए, कांग्रेस से समर्थन ही नहीं लेना चाहिए था। ये अजीब इत्तेफाक है, समर्थन आपने जबरदस्ती हमें दिया है, इसलिए कि आप हमें आपके एक नेता ने कहा हमें निपटाना चाहते हैं, जावेद साहब आपने इसलिए हिमायत करी है। अच्छा बात यह है आपने बदले की, ठीक है, लेकिन भाई आपकी पार्टी ने बदले की नियत से, जावेद साहब ये अजीब इत्तेफाक है कि अगर सरकार बनाए तो मुसीबत, नहीं बना तो मुसीबत, अजीब बात है। हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर रहा। पहले दिन के इंटरव्यू में हमारे सीएम के कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल साफ कहा कि मेरे पास, अंसारी साहब जी मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस के अंदर, मुझे ऑफर जरूर है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूं, मगर मेरे पास वे आउट नहीं है। क्यों? कि उन्हें मालूम था कि वो दूसरा रास्ता भारतीय जनता पार्टी और वो खुद नहीं अपना सकते जो मुल्क की दीगर पार्टियों का कल्चर रहा है। अब्दुल रशीद साहब,
कि हमें देख के कहीं ना कहीं क्लेंजिंग इफेक्ट इनके अंदर आया है और ईमानदारी का असर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को भी बदला है और बहुत सी चीजें वो कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नकल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे सीख राह पर आप कह रहे हैं कि आपकी राह पर चलने की बात कर रहे हैं। अच्छा मैसेज जिन्होंने हमसे लिया है। माजरत के साथ एक छोटी सी बात कह दूं इसी में जोड़ते हुए आपकी बात में कि हम तो आपसे पहले सियासी स्टेज पर थे, तो आपको देखकर हमारी चाल कैसे बदलेगी? हमारी तो अपनी चाल है, वो चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं आप लेकिन कई बार जो है नौजवान तबका हमारे पीढ़ी जो है वो कोई सबक दे जाती है कई बार। जो पसंद किया आपने विजय कैंडिडेट बदला नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। अच्छा ठीक है, ये एक अलग मौजू है, एक अलग बात है, ये बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, आपने कहा हम किसी नहीं, हमारे सब लोग ईमानदार हैं। अभी वापस आते हैं आपके पास। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जो है वो पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं, पब्लिक की नब्ज को कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, इन लोगों की अपनी बातें हैं, ये सियासतदान है, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम जो है वो कौन बनेगा और कैसा होना चाहिए? बेसिकली सवाल ये। लोकसभा जो 14 का होने वाला है उसका जो स्टेटस है, बीजेपी नो डाउट नॉर्थ इंडिया में जो बहुत तेजी से जो है फ्लोरिश कर रहा है, लेकिन उसको बंगाल में एक सीट है अभी 42 में, वो भी एक सीट जो है इस बार लूज कर जाएगी। रही बात उधर तमिलनाडु में, वहां एकदम आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन तक भी नहीं है। आंध्रा में हो सकता है इस बार अगर टीडीपीसी से अलायंस कर लेते हैं तो 3 सीट, तो बीजेपी बहुत अच्छे सीट जो अगर लेकर के आती है तो हार्डली जो है 140 से 180 के बीच में, ऐसे सिचुएशन में रीजनल पार्टी जो है बहुत ही तेजी से अच्छे सीट लेकर के इमर्ज करेगी और इस रीजनल पार्टी में किसी पे कंसेस बन करके वही प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें कोई भी बन सकता है, लेकिन वो रीजनल पार्टी का होगा। कांग्रेस की स्थिति जो है, जो अभी जो पूरे देश में जो चल रहा है कि 100 क्रॉस करना, 3 डिजिट में आना भी इस बार हो सकता है टफ हो जाए। क्या आपका हरियाणा जो है, एक राय दूं मैं आपको? हाँ, सवाल आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। एक राय मैं देता हूँ आपको, बहुत ही हकीर से राय है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं आपके स्टूडियो में, जनता के लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं, आप इनसे हाथ खड़ा करवा लीजिए। कितने मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, कितने केजरीवाल साहब को, और कितने चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर? लेकिन ये लोग सब लोग ये मतलब जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ये मैंडेट नहीं हो सकता। और नहीं, ठीक है, मैंडेट नहीं हो सकता, लेकिन है तो नहीं। लेकिन जैसे इनकी बात से ये लग रहा है कोई लोग रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। सिलसिला पीटी करवाते करवाते थक गए जी। ठीक है, एक शेर से पूरा हड़ताल कर दूं, इब्तिदाई शेर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज इन्होंने, बिल्कुल आप चूंकि तजुर्बेकार जो है वो सियासतदान है, आपको क्या लगता है? इन्होंने एक इशारा किया है कि बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, कांग्रेस जो है वो शायद जो है वो सिमट जाए 100 से पहले ही, जैसा ये इशारा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो खरीद फरोख्त का सिलसिला है, हालांकि ये बहुत जल्द हो जाएगा, ये कहना इस बार भी होगा इलेक्शन में क्या? नहीं, कतई नहीं, बीजेपी की तरफ से कतई नहीं होगा। हमारा टारगेट 272 प्लस सीट्स हासिल करने का है। इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा। उनका टारगेट है, हमारा टारगेट है। टारगेट से दो सीट्स कम हो सकती हैं, 2 सीट ज्यादा हो सकती हैं, वो तो एक टारगेट है। उसके अलावा कम्युनल लाइन पे जो टारगेट होगा कभी पूरा नहीं हो सकता खुर्शीद भाई, क्योंकि ये जो है कुछ लोगों को छोड़ करके चाहते हैं कि हम कम्युनली जो है अपने मूवमेंट को लेके चलें, कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ को लें। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर वाद सरकार यहाँ पे बनेगी, सबको साथ लेके बनेगी। ये नहीं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर के कहेंगे जी मैं उसी कम्युनिटी से 272 सीट ले आऊंगा। हर कम्युनिटी की हर जगह बात है, लिहाजा सबको साथ लेके चलेंगे मोदी जी, तब तो कुछ मतलब कहा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज इम्पॉसिबल है। 272 तो आप छोड़िए, 150 के ऊपर चले जाएं तो बड़ी बात है जी। इस देश के अंदर हम सब ने देखा है, एक दौर ऐसा आया था जो कम्युनलिज्म का एक उरूज था। उस दौर के अंदर जाने के बाद, उस चीज के अंदर यात्राएं निकालने के बाद भी बीजेपी कभी भी उस चीज को 180 भी क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन वक्त बदला है, आप ये भी देखिए, वक्त बदला है। इस देश का नेचर, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद, जो जिसके ऊपर खड़ा है मुल्क, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बुनियाद है हमारी। आज भी 80% से ज्यादा मुल्क का आवाम इन मसलों में नहीं पड़ना चाहता। वो देश की तरक्की के लिए एक सर्कुलर और मजबूत गवर्नमेंट चाहता है, और उसने हमेशा वो विश्वास कांग्रेस में जताया है, हमेशा पूर्ण बहुमत दिया है, और ऐसा बहुमत दिया है जिसके अंदर कांग्रेस ने पूरी गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेंगे। हमारा मिसाइल में आज हम बात करें कि हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और कैसा होगा, इसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात? हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा
जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। रुको, सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम कैसा होगा, कौन होगा, और वो दिखने में या फिर जो कहा जाए उसका हिंदुस्तान के लोगों के साथ रवैया कैसा होगा, क्या पॉलिसीज होंगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। कई अहम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद साहब, ये सवाल आपसे जो है जरूर बनता है, क्योंकि बीजेपी ने जो है अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता दिया है कि ये है, सब लोगों के सामने है और उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लीडर्स की कमी नहीं है वहां पर, उसके बाद भी क्या वजह है, क्यों झिझक है अभी तक, क्यों जो है नाम नहीं आ रहा लोगों के नहीं है। ये हमारा हमेशा कांग्रेस का ही रहा है दस्तूर कि जो भी कुछ रहा है तो जो लोग जीत कर आते हैं, जो उसमें पार्लियामेंट में आएंगे, वो एमपी सब बैठ के अपना लीडर उसमें से चुनते हैं। ये हमेशा से होता रहा है। कांग्रेस ने कभी भी किसी को पहले प्रोजेक्ट नहीं किया है। लोग कहते हैं कांग्रेस हमेशा से नहीं, हाईकमान कुछ नहीं, हाईकमान को तो मौका मिला तब भी हाईकमान नहीं बना। सोनिया जी ने जितना बड़ा बलिदान दिया था उस टाइम पे, जबकि पूरी का पूरा देश चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और पूरे देश की भागदौड़ संभाले, उन्हें तब भी नहीं बनी। उन्होंने तब भी ये कहा कि नहीं, जो चीज जरूरत है देश को, उसी हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को दिया। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद 2009 में जब हम लोग दोबारा गए इलेक्शन में, तो पूरा बहुमत कांग्रेस को दिया गया, लोगों ने दिया। और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उनके प्रोग्राम्स थे, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनको लोगों ने सराहा और आज वो सारे प्रोग्राम्स आप देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ रहे हैं, चाहे वो मनरेगा हो या आरटीआई हो, जब चीजें दी गई हैं। ये बात तो 2009 के बाद जो है करप्शन के जिस तरह के वाकयात जो है सामने आए हैं, जिस तरह के जो है बातें सामने आई हैं, करप्शन हुआ है, सब लोग ये मान रहे हैं। हर जगह आप एक बात बताइए, आज नेशनल जितने प्रोग्राम्स आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ऐसा नहीं है। आप इनएक्टिवेशन, आप ये सब बातें बाहर बैठ के कर सकते हैं, जब आप करने पे खड़े होंगे तब आपको महसूस होगा क्या चीज होती है और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अंसारी साहब, बीजेपी जो है वो मोदी को प्रोजेक्ट कर चुकी है। जी हाँ, और कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं होगा। जी, कई सारे लोग ऐसे सवाल उठते हैं कि गुजरात मॉडल है क्या, तरक्की हो ही रही है या सिर्फ दिख रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं? गुजरात में तरक्की हो रही है। गुजरात के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान के सरमाएकार का नहीं, बैरूनी सरमाएकार जो हैं, खासतौर से एनआरआईज हमारे जो हैं, उनकी सरमाएकारी बढ़ रही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी तरक्की हुई है देश के इतिहास में कभी किसी स्टेट में नहीं हुई। नहीं, ये मेरा चीज और भी तो मानी, और आगे बढ़ाते हैं हम। बीमारों से था वो काफी बेहतर है। गुजरात तो शुरू से अच्छा चल रहा है। ताली बजाइए, वहां भी बीजेपी। मोदी साहब ने कोई खास काम नहीं किया है। गुजरात ये बिल्कुल सही है। ताली शिवराज सिंह चौहान के लिए भी बजेगी, ताली मोदी जी के लिए भी बजेगी, डॉक्टर रमन सिंह के लिए भी बजेगी और बहुत जल्दी डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए भी बजेगी।
बहुत जल्दी जी। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी है होगी। हमारे जितने भी लोग हैं जो चुन के आए हैं, 28 लोग आए हैं, उनका जो कल्चर है वो ईमानदारी का कल्चर है। अब तक आपने देख लिया होगा, बिल्कुल पता चलेगा, पता चलेगा। बीजेपी से बीजेपी आए हुए 5-4 कॉर्पोरेटर आपको कल्चर है। अगर आप मैंने कहा ए और बी टीम, मैंने कहीं बुनियाद पे कहा है। लेकिन साहब ये बात तो आप भी मानेंगे कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लीडरान हैं जो बीजेपी से आए हैं और शिवसेना से भी जो है मुंबई से ही आए हुए हैं। सबको पता शिवसेना से कौन आए हैं? नहीं, शिवसेना से आए, लेकिन कब आए और उनको कितना साल पार्टी के अंदर वर्क करना पड़ा? 12 साल हो गए उनको।